जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन किया उसमें से कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। जैसे कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, तीसरा अधिवेशन, ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ। ये अधिवेशन होता है 1887 ईस्वी में। ये 1887 ईस्वी का अधिवेशन जो होता है ये होता कहां पर है? ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया जाता है। और मद्रास में जब इसके आयोजन का प्रोग्राम बनता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पेपर में पूछता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। साथ में यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था कि कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो कांग्रेसी बनो का नारा जो बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। उसके बाद कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो है पांचवा अधिवेशन है, ये कब है? ये 1889 ईस्वी में होता है। 1889 ईस्वी में कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन आयोजित किया जाता है। ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है? तो ये विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में। विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में ये आयोजित किया जाता है बंबई में। विलियम वेडरवन की अध्यक्षता में इसका आयोजन स्थान कौन सा है? तो ये बंबई में आयोजित किया जाता है। और इसकी क्या प्रमुख खासियत थी जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है? इसमें इस अधिवेशन में यह कहा गया कि जो 21 वर्ष का व्यक्ति होगा, 21 वर्षीय व्यक्ति, इसे मताधिकार का हक दिया जाएगा। इसे मताधिकार का जो है अधिकार दिया जाएगा। साथ में क्या हुआ कि पहली बार महिलाओं ने अगर किसी भी कार्यक्रम में, कांग्रेस के अधिवेशन में किसी भी अधिवेशन में भाग लिया तो पहली बार 1889 ईस्वी में कांग्रेस का जो पांचवा अधिवेशन था उसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। महिलाओं ने इस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुई। उसके बाद कांग्रेस का 9वां अधिवेशन है, जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। वो कहता है कांग्रेस का जो 9वां अधिवेशन था, 9वां अधिवेशन कहां पर हुआ? तो यह 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। लाहौर में किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का 9वां अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित होता है। इसकी प्रमुख बात क्या थी? तो इसमें यह कहा गया कि जो सिविल सेवा परीक्षा है जो अभी इंग्लैंड में हो रही है, कौन सी परीक्षा? सिविल सेवा परीक्षा केवल अभी इंग्लैंड में हो रही थी, वो भारत में भी करवाई जाए। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में 1893 ईस्वी में लाहौर में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें पहली बार ये मांग की गई कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कौन सा? 12वां अधिवेशन। ये आयोजित कब होता है? 1896 ईस्वी में। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कहां पर आयोजित होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसकी अध्यक्षता में? रहीमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में यह कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसी कांग्रेस के मंच से 1896 ईस्वी में जो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ था, उसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार एक गीत गाया। कौन से गीत गाया? वंदे मातरम।
जब पहली बार इन्होंने वंदे मातरम गाया कांग्रेस के मंच से, तो यहां से एक पेपर में प्रश्न और निकल के आता है कि ये जो वंदे मातरम गीत है इसको लिखा किसने? तो इसको किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहां पर इसको लिखा? तो इनकी एक किताब थी आनंद मठ, बहुत चर्चित किताब है इनकी आनंद मठ। ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये किस भाषा में है? आनंद मठ बंगला भाषा में है। और ये जो वंदे मातरम है इसी आनंद मठ से लिया गया गीत है। और इसको जब संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का आयोजन किया गया, तो संविधान सभा ने यह फैसला लिया कि जो ये वंदे मातरम है, जो इनकी किताब बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से ली गई किताब कविता है, ये कविता है। वंदे मातरम जो है एक कविता है। ये कविता जो है आज से 24 जनवरी से ये जो है भारत की राष्ट्रीय गीत होगी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। यहां से एक चीज और प्रश्न निकल के आता है कि ये आनंद मठ जो पुस्तक है ये है क्या? तो ये बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। बांग्ला भाषा में आनंद मठ एक उपन्यास है। वंदे मातरम जो गीत है ये क्यों गाई गई थी कांग्रेस के मंच से? तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को ये महसूस करवाया जाए कि हमें जो है अपने जो मातृभूमि है उसके जो है वंदना करनी, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया। और ये जब इस गाना ये गाया जाता है, ये कविता गाई जाती है तो एक धुन में गाई जाती है। इसको धुन को बनाने वाले कौन है? तो जदुनाथ भट्टाचार्य इस धुन को निर्मित करने वाले, सबसे पहले धुन का निर्माण करने वाले जदुनाथ भट्टाचार्य हैं। उसके बाद कांग्रेस का 26वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 26वां अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? तो 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। और ये 26वां अधिवेशन आयोजित कहाँ किया जाता है? तो ये कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। कलकत्ता में किसकी अध्यक्षता में? बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में। बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में यह आयोजित किया जाता है। और इसी 1911 वाले अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस के मंच से पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन इसको लिखा किसने? इसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस भाषा में इसकी रचना की? तो ये बांग्ला भाषा में रचना किया गया है। ये जनगण मन, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वंदे मातरम कहां से लिया गया, तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया। तो इसी तरीके से पेपर में प्रश्न पूछता है कि जनगण मन कहां से लिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब है भारतो भाग्य विधाता, भाग्यो विधाता, इसी किताब से ये जनगण मन लिया गया है। जनगण मन अगर एक लय में गाया जाए, बराबर गाया जाए, तो ये मात्र 52 सेकंड में है, इसको पूरा करना है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, कितने में नहीं करेंगे तो आपको सजा कर दिए, लेकिन ये जो है 52 सेकंड में ही गाना चाहिए। ये सबसे पहले गाया किसने? इस जनगण मन को सबसे पहले गाया किसने? तो इस जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी हैं। सबसे पहले इनकी भांजी, क्या नाम है? सरला ने सबसे पहले इस जनगण मन को गाया था। कांग्रेस के मंच पर 1911 ईस्वी में यह पहली बार गाया गया। और इससे पहले क्या हुआ था कि एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी, आप लोग पहले से जानते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी, इस पत्रिका में इस 1911 ईस्वी से पहले ही ये प्रकाशित हो चुका था। ये पत्रिका जो थी उसको पहले ही प्रकाशित कर दी थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है जनगण मन। ये तत्वबोधिनी पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है कि जनगण मन, जैसे लोगों को सबको ये मालूम है कि 1911 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से गाया गया था, लेकिन पेपर में क्या पूछता है कि सबसे पहले ये प्रकाशित कहां से हुई थी? तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसमें जो है सबसे पहले जनगण मन अधिनायक प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी
1950 ईस्वी को संविधान सभा ने यह फैसला लिया कि ये जो जनगण मन है ये हमारा राष्ट्रगान होगा। कब लिया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को फैसला लिया गया कि आज से जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा। फिर क्या? कांग्रेस का 35वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 35वां अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? 1920 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है? तो यह नागपुर में आयोजित किया जाता है। वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में 1920 ईस्वी में नागपुर में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसमें हुआ क्या? इसमें कांग्रेस के संविधान में संशोधन कर दिया गया। जो कांग्रेस का संविधान था इसमें संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया? संशोधन यह किया गया कि कोई भी 21 वर्षीय व्यक्ति है, महिला है, 21 वर्ष का होना चाहिए और साथ में क्या है? 25 पैसा चंदा देने की क्षमता रखता हो। 25 पैसे चंदे के साथ कांग्रेस का कोई भी सदस्य हो सकता है। कांग्रेस का सदस्य हो सकता है। और क्या हुआ? यह कहा गया कि जो प्रांत है भारत में, जो कई प्रांत का निर्माण होगा उनका कैसे होगा? भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर अर्थात जो जैसी भाषा बोलता है उसको एक प्रांत के अंदर पिरोहित कर दिया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जब नई सरकार का गठन हुआ तो सरकार ने इस पे अमल करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में काफी संघर्षों के बाद कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। उसके बाद यह हुआ कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होगा। लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले कब कहा था? 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस का 35वां अधिवेशन हुआ था वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में, उसी में इसने क्या कहा था कि हम जब स्वतंत्र होंगे अर्थात जो भारतीयों की सरकार बनेगी तो उसमें क्या किया जाएगा कि भाषाई आधार पर जो भारत के प्रांतों का निर्माण किया जाएगा। और क्या किया गया था? इसी अधिवेशन में यह कहा गया कि जो संपर्क के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हिंदी को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात हिंदी में लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और क्या हुआ? इसी अधिवेशन में जो 35वां अधिवेशन था वीर राघवाचारी की अध्यक्षता वाला, इसी में क्या कहा गया? असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन ये जो है असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, पारित हुआ। इसके लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कब बुलाया जाता है? तो यही 1920 ईस्वी में बुलाया जाता है। कहां पर बुलाया जाता है? तो यह कलकत्ता में बुलाया जाता है। कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाया जाता। ये कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है, क्योंकि 1920 ईस्वी में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो रहा था। लेकिन पेपर में पूछता है कि 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लाला लाजपत राय, और हमने क्या याद किया? वीर राघवाचारी। तो ये विशेष अधिवेशन की बात कर रहा है। और इसी विशेष अधिवेशन में जो असहयोग का प्रस्ताव वहां पर था पारित, उसको स्वीकार कर लिया गया। अब ये करने के लिए तैयार हो गए लोग, इसको स्वीकार कर लिया गया। 1923 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। इस विशेष अधिवेशन की क्या खासियत थी? 1923 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन, ये अधिवेशन बुलाया कहा जाता है? ये अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जाता है। और दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में? यही से प्रश्न निकलता है कि ये अध्यक्ष है, यही से प्रश्न बनता है कि ये दिल्ली में जो अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। जब अबुल कलाम आजाद इस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। अबुल कलाम आजाद की उम्र 35 वर्ष थी। यह सबसे कम उम्र के
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 40वां अधिवेशन ये आयोजित कब किया जाता है? ये 1925 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कहां पर आयोजित किया जाता है? कानपुर में। कानपुर में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। पहली महिला ऐसी थी भारतीय कि जो कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे। और क्या इस अधिवेशन की खासियत थी? इस अधिवेशन की विशेषता यह भी थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, कि अब राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग हिंदी का प्रयोग करेंगे, ऐसा प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, कानपुर में आयोजित हुआ था, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता वाला। उसमें क्या हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अब स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 41वां अधिवेशन ये अधिवेशन आयोजित कहां किया जाता है? तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। गुवाहाटी में कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो एम श्रीनिवास अयंगर। एम श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन गुवाहाटी में आयोजित हो जाता है। कब आयोजित होता है? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में एम श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है कि जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं, इसी अधिवेशन में फैसला लिया गया कि कांग्रेस का कोई भी नेता होगा, कांग्रेस का अगर आप नेता हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको खादी वस्त्र पहनना होगा। ऐसे वस्त्र नहीं धारण करने होंगे कि जो दूसरे क्वालिटी के हो। आप इसी खादी के वस्त्र के साथ ही कांग्रेस के जो अधिवेशन है या कांग्रेस का नेता आप कहे जाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं तो आपको खादी वस्त्र ही पहनना होगा। यह फैसला 1926 ईस्वी में गुवाहाटी अधिवेशन में एम श्रीनिवास अयंगर के अधिवेशन अध्यक्षता वाले अधिवेशन में फैसला लिया गया। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। 45वां अधिवेशन कांग्रेस का 45वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कहां पर? कराची में। कराची में कब? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है 45वां, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब इसकी अध्यक्षता 1931 वाले अधिवेशन की करते हैं तो इसमें एक प्रस्ताव पारित होता है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित होता है। और यह प्रस्ताव पारित होने के कारण पेपर में प्रश्न पूछता है कि किसे भारतीय मौलिक अधिकार का जनक कहा जाता है? भारत के मौलिक अधिकार का जनक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस मौलिक अधिकार का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में कराची में जो कांग्रेस का 45वां अधिवेशन हुआ था, वहीं पर मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी कारण जो है इन्हें मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। और क्या हुआ था इस अधिवेशन में? इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, जब भारत के क्रांतिकारियों ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया था तो उससे आहत होकर गांधी जी ने क्या कहा था इसी 45वें अधिवेशन में कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी तो मर सकते हैं लेकिन जो गांधीवाद है वो हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कौन सा? 50वां अधिवेशन। यह आयोजित कब किया जाता है? 1937 ईस्वी में। यह कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में।
जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। ये आयोजित कहाँ किया जाता है? तो ये फैजपुर में आयोजित किया जाता है। फैजपुर, और फैजपुर कहाँ है? ये बंगाल में है, बंगाल में। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, अच्छाई क्या थी? तो ये 50वां अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन हो, इसका नंबर कौन सा है? 50वां। लेकिन कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अगर हम बात करें तो पहली बार किसी गांव में अगर कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया तो कांग्रेस का ये 50वां अधिवेशन 1937 वाला आयोजित किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता वाला। ये और इसकी क्या खासियत है? गांव में आयोजित किया गया और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कृषि की बात की गई और इस अधिवेशन में 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम जो है प्रस्ताव किया गया कि कृषि का जो कार्य है वो ऐसा कुछ भी किया जाएगा जिससे कृषि को बढ़ावा मिले। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन ये आयोजित कब किया जाता है? 1940 ईस्वी में। कहां पर आयोजित किया जाता है? रामगढ़ में। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में 1940 ईस्वी में एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है रामगढ़ में। उसमें हुआ क्या कि इन्हीं की अध्यक्षता, जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उसी समय एक आंदोलन चलता है। कौन सा? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलन जब शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस कांग्रेस की जो एक संस्था थी उसे अवैधानिक घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये अगर कांग्रेस कुछ भी करती है तो वो असंवैधानिक होगा। और क्या किया कि इसके जो प्रमुख नेता थे, कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यहां से एक चीज और प्रश्न पूछता है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसे क्या और कुछ कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों अगस्त क्रांति कहा जाता है? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब? 8 अगस्त को। अगस्त में शुरू होने के कारण इस जो आंदोलन था एक विशाल आंदोलन था, इस कारण से इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे जो है अवैध संस्था घोषित कर दिया गया, इसका कोई अधिवेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी कर ली सरकार ने। इस कारण से कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन 1945 ईस्वी तक नहीं आयोजित हुआ और 1945 ईस्वी तक कांग्रेस से कोई अधिवेशन नहीं आयोजित होने के कारण यहां से कई प्रश्न बन के निकलते हैं। जैसे सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। और क्या कि इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें भी आतंकित, उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता था। उस समय कांग्रेस का नेता होना है अपने आप में सबसे दुखद घटना थी। लोग डरे सहमे रहते थे क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर सरकार की पैनी नजर थी और इस कारण से लोग उस समय कांग्रेस का नेता कहलाने में ही डरते थे। सबसे लंबे दौर तक और सबसे नाजुक दौर में, क्योंकि उस समय आतंक सरकार का इतना तेजी से था कि अभी हम लोगों ने पीछे ही देख लिया कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में प्रताड़ित भी करते थे। इसलिए सबसे नाजुक दौर में भी अध्यक्षता किसने की? सबसे नाजुक दौर में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है। 54वां अधिवेशन, यह अधिवेशन आयोजित कहां किया जाता है? तो यह अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया जाता है।
कब आयोजित किया जाता है? 1946 ईस्वी में। और इस 1946 ईस्वी में कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है, इसकी अध्यक्षता किसने की? जेबी कृपलानी ने। जेबी कृपलानी। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, स्वतंत्रता जो है हमको प्राप्त हुई, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि किसी कारणवश इन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। त्याग पत्र इन्होंने दे दिया और इनके त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं इनके त्याग पत्र देने के बाद जेबी कृपलानी के। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।